आरएनए ने अपने 3 बेटे पैदा किए, ठीक है, 3 बेटे पैदा किए, एक का नाम रखा एम, एक का रखा टी और एक का रखा आर। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है और इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इस लेवल से पढ़ना है कि हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है ताकि आप लोगों को एक बहुत अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर सकूं और डीएनए और आरएनए के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में ना छूटे। तो जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हों और चाहे वो किसी एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, सभी के लिए ये वीडियो एक वरदान के रूप में है, एक अमृत के रूप में है। तो बच्चों, ज़्यादा समय नहीं करते वेस्ट। आज का जो हमारा मेन मकसद है वो डीएनए और आरएनए में अंतर करना है। डीएनए और आरएनए क्या होता है ये सब जानना है। भाई साहब, अब थोड़ा अपने मूड में आ जाओ। मैं कपिल चौधरी देसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, अब डीएनए को देखने से पहले, जब डीएनए को पढ़ेंगे तो पहले डीएनए के माँ बाप के बारे में जान लेते हैं, है ना। डीएनए को कौन लेके आया, आरएनए को कौन लेके आया, कहाँ से ये आया, है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि जब आप लोगों की पहचान, जब आप छोटे होते हैं तो आप लोगों की पहचान जो होती है या तो वो अपने पिता से होती है, अपने फादर से होती है, या फिर अपने दादाजी से होती है। अच्छा, फलाने का पोता है यो, ऐसे करके, है ना। तो भाई पहली बात समझो, पहली बात ये समझो कि डीएनए आया कहां से, डीएनए को लेके कौन आया, है ना, डीएनए का इन्वेंशन किसने किया और ये डीएनए है क्या। तो बच्चों, डीएनए पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा दिमाग थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या, सेल, ठीक है ना। जब हम सेल को पढ़ते हैं तो सेल की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलती है। कुछ देखो, सेल का शेप नहीं होता, सेल किसी भी शेप की हो सकती है ना। सेल का कोई आकार नहीं है जैसे हम लोगों का है ना, तो ऐसा उनका नहीं है, ठीक है। तो भाई अब ये सेल जो है, इस सेल के अंदर 3 चीजें मेनली आपको बताई गई थी, पहले वीडियो पड़ी हुई है सेल की, फर्स्ट पार्ट, उसमें आप देख सकते हैं। तो सेल की जो स्ट्रक्चर थी उसमें बताया गया था, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। उसके बीच में, किसके बीच में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और आपका जो अंदर का पोर्शन है, जो सेंटर पार्ट है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। बच्चों, अब न्यूक्लियस जो है आपका, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अब आप समझोगे कि न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद में सर ने डीएनए बता दिया हमें, ऐसा तो हमने सुना नहीं, है ना। न्यूक्लियस के जस्ट बाद, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है मेरे पे आज, ठीक है, लेकिन ऐसा तो हमने सुना नहीं। तो बच्चों बताऊं मैं आपको, पहले आपका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, धागे नुमा संरचना होती हैं, ठीक है ना। और धागे नुमा संरचना जो होती है वो किस तरीके की होती है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। धागे नुमा संरचना जो होती है कुछ इस तरीके से आपकी होती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। कुछ इस तरीके से होती हैं बेटा, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, गुणसूत्र कहते हैं उनको हम, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, गुणसूत्र। अब ये जो गुणसूत्र हैं ये ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में होते हैं 46 संख्या में, है ना। अब आप समझोगे कि ये जो आपके गुणसूत्र मैंने आपको दिखाया, क्या ये एक है, तो बिल्कुल नहीं, ये आपके 2 हैं, 1 और 1 2। तो ये जोड़ों में होती है, इसलिए कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितने जोड़े होते हैं, है ना। तो हमारे पास 23 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। एक जोड़ा मेल में अलग होता है वाई का, बाकी में सब में XX होते हैं। ये मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन वाली वीडियो में बता दिया था बच्चों, ठीक है। अब यहां पर ये जो गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्र में से जब हम किसी गुणसूत्र को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, है ना। अब बच्चों एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मेरे पास कोई बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, एक धागे वाली कोई चीज है, धागे नुमा है ना। मान लीजिए कोई वायर ही है, ठीक है। वायर कौन सा, ईयरफोन वाला। देखो, जब ईयरफोन कभी किसी की खराब हुई होगी तो उसमें जब वो टूटती है तो हम क्या करते हैं, उसको सही करने की कोशिश करने लगते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, वो कभी सही नहीं होती। लेकिन उसके अंदर से आप लोग जो वायर देखते हो, हरे पीले नीले पीले, है ना, सारे के सारे, उनको जब आप खोलते हो तो बहुत छोटे छोटे उसमें से निकलते हैं। तो ऐसे ही आपका क्रोमोसोम है,
इस क्रोमोसोम को जब स्ट्रेच करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर निकल के आ जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डीएनए कहते हैं। अब ये होता कहां है कहां नहीं होता सब मैं आपको बताऊंगा, क्यों इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ठीक है। अब ये डीएनए, उसके बाद फिर इसको स्ट्रेच करते हैं तो कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का हो जाता है ये। अब ये वाला हमारा क्या है, जीन है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको थंबनेल में भी दिखाई हुई है, तो फिलहाल ये समझ लो। उसके बाद आते हैं अपने पहले उस पे जो हमें मेन करना है। बच्चों डीएनए जो है, डीएनए का नाम आप लोग सभी जानते होंगे, डीएनए क्या है। देखो इसको इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अब ये तो पता है कि आपको अम्ल है, लेकिन न्यूक्लिक क्यों कहा गया है, न्यूक्लिक इसलिए कहा गया है बिकॉज बच्चों ये कोशिका के समझे, कोशिका यानी सेल, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको न्यूक्लिक बोला गया है कि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर। अब उसके बाद बच्चों आपने फुल फॉर्म पढ़ ली। अब उसके बाद देखो सबसे बड़ी कहानी है हमारे यहां पर वाटसन एंड क्रिक की, लेकिन वाटसन एंड क्रिक के अलावा भी बहुत लोग हैं जो जिन्होंने इसको पहचाना, जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, है ना, समझ रहे हो, जिन्होंने इसके बारे में क्या किया, अध्ययन किया। तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं कि सन 1869 में, कब, सन 1869 में, कितने पहले की बात है, इसको पहचाना गया था, ठीक है। इसको पहचाना गया था कि किन्होंने, जोहान मिशर ने, नाम मेंशन कर लेना, जोहान मिशर ने इसको पहचाना था, ठीक है। और बच्चों 1869 में पहचाना था ये, क्लियर है। और एक बात और भी आप बच्चों समझ लो कि जोहान मिशर ने काफी इतना ध्यान नहीं दिया इस पे, क्योंकि क्या पता उस टाइम क्या परिस्थितियां रही होंगी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 1910 में बच्चों, ठीक है, 1910 में नोबेल पुरस्कार मिला किसको, कोशल को, क्योंकि कोशल ने 1881 में हमारे जो डीएनए थे उसको 5 भागों में बांट दिया था, ठीक है, जिसमें पहला भाग आपका एडिनिन, दूसरा आपका ग्वानिन, तीसरा आपका थाइमिन, एक साइटोसिन और एक आपका यूरेसिल, ठीक है। ये जो आपका डीएनए आरएनए सब इन्हीं में से पढ़ना है हमें, क्लियर। तो यहां पर 1881 में कोशल ने इनको बांट दिया था, इसके लिए इन्हें 1910 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब बच्चों उसके बाद हमारे पास देखो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने उसको पहचाना, तो मिशर आप लगा के आएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको बांटा किसने था तो कोशल आप लगा के आएंगे, है ना, कोशल का नाम आप लेंगे वहां पर। यह तक भी पूछा जाता है कि कब नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1910 में दिया गया, क्लियर। अब बच्चों उसके बाद हमारे पास एक मॉडल दिया गया था। अब मॉडल देने के लिए हमारे पास 3 साइंटिस्ट होते हैं, ना कि 2। पहले होते हैं जेम्स डी वाटसन, देखो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ये बोला गया है, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी साइंटिस्ट जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। पहले थे आपके वाटसन, दूसरे थे आपके फ्रांसिस क्रिक और तीसरे थे आपके विल्किंस। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं कि वाटसन क्रिक जो थे ना, आपके जो वाटसन थे ये पीएचडी थे, है ना, पीएचडी थे, और काफी विवाद भी रहा इस चक्कर में। जो म्यूजियम वगैरह थे वो इनको रिप्रेजेंट करने की अनुमति भी नहीं दे रहे थे। काफी कुछ रिसर्च किया मैंने इसके ऊपर, ठीक है। तो वाटसन जो थे आपके, वाटसन को लगा कि ये जो डीएनए है ये बताया तो गया था, लेकिन इसके ऊपर एक मॉडल आना चाहिए, है ना, इसके ऊपर मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने किया। अब देखो सारी दुनिया को एक तरफ रख के वो इसी डीएनए में कूद पड़े, और आखिरकार आज डीएनए का मॉडल वाटसन के नाम से और क्रिक के नाम से जाना भी जाता है। अब बच्चों वाटसन ने पहले विल्किंस के साथ मिलकर के काम किया लैब में इस डीएनए के ऊपर, फिर साथ में फ्रांसिस क्रिक भी आए अपने नए तर्क लेकर के। तो कहीं ना कहीं इन 3 साइंटिस्टों का नाम हमेशा लिया जाता है डीएनए के साथ। अब बच्चों जो क्वेश्चन आता है कभी कभार कि डीएनए का मॉडल किसने दिया, तो उसमें 2 ही ऑप्शन आते हैं, फ्रांसिस क्रिक और आपका वाटसन। लेकिन असल में विल्किंस भी इसमें शामिल थे, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं कि 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, 1962 में। अब 1962 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, लेकिन बाद में जो आपकी पुरस्कृत वाली टीम थी, नोबेल प्राइज वाली टीम थी, उन्होंने क्या किया, विल्किंस को भी इसमें शामिल किया, क्योंकि इसकी भी इतनी ही भूमिका थी। अब चलो थोड़ा सा और आगे आते हैं बेसिक नॉलेज पे। डीएनए कहां मिलता है, पहला क्वेश्चन कि न्यूक्लियस के अंदर होता है,
है ना, न्यूक्लियस का ही ये एक हिस्सा है ना। उसके बाद में और कहां कहां पे मिलता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस आपका और कहां होता है, न्यूक्लियस सॉरी आपका जो डीएनए है वो आपका कहां होता है न्यूक्लियस के अलावा। तो बच्चों आपके माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा होगा, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं, कि इसका ऑन डीएनए यानी अपना डीएनए होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप समझते हैं कि ये कोशिका का ऊर्जा घर है, यानी कोशिका का बिजली घर है। और आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये आपके हरित लवक होते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लोरोप्लास्ट जो है आपका, आपने प्लास्टिड सुना होगा, तो प्लास्टिड का ही एक पार्ट है। तो हरित लवक में यानी आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और आपका माइटोकॉन्ड्रिया के, तो 3 जगह पर प्रेजेंट होता है। पहला केंद्रक यानी न्यूक्लियस में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिका के ऊर्जा घर में, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड का एक पार्ट है उसमें, यानी प्लांट्स के। अब बच्चों मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोसोम होते हैं आपके 46 यानी 23 जोड़े। कभी कभार पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब ये पूछा जाए कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, देन यू हैव टू आंसर 46। आपको 46 बताना है, ठीक है, कि मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। गलती से भी 47 ना कर दियो, वो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वाला सिस्टम बैठ जाएगा। आपको आगे पढ़ाएंगे कभी। और अगर पूछा जाए कि मनुष्य के अंदर कितने जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, देन यू हैव टू आंसर 23 जोड़े होते हैं। अब एक बात समझो, ये डीएनए का काम क्या है। देखो बच्चों, एक छोटी सी भाषा में हम समझें, छोटी सी भाषा में क्या समझेंगे, छोटी सी भाषा में समझेंगे, चलो ठीक है। तो छोटी भाषा क्या समझेंगे कि इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। देखो बच्चों एक बात बताओ, मान लो एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे की कितनी रिब्स होंगी, ठीक है, कितने हाथ होंगे, कितने पैर होंगे, है ना, मेल होगा कि फीमेल होगा। बात समझ में आ रही है? मेल होगा कि फीमेल होगा, ये तो क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। लेकिन कितनी उंगलियां होंगी, आंख 2 होंगी, नाक में 2 पोर होंगे, है ना, हमारी जो फिंगर्स हैं उन पे नेल्स यहां आने चाहिए नेल पेंट करने के लिए। अब पता चल रहा है कि अगर मान लो ये सब ना होता तो दिक्कत आती। तो बच्चों कोई ना कोई तो हमारे शरीर को, हमारे जो यूट्रस के अंदर भी मतलब कह रहे हैं कि पूरा का पूरा उसको तैयार कर रहा है, उसको मतलब उसका ध्यान रख रहा है कि भाई कहाँ आंख होनी चाहिए, कहाँ फॉरहेड होना चाहिए, कहाँ मुंह होना चाहिए, कहाँ नाक होनी चाहिए, नाक में कितने छेद होंगे, नाकों के अंदर बाल भी होंगे, है ना, जो आपके उसको छनन का काम करते हैं। तो बहुत सारी जानकारियां ऐसी होती हैं जो कंट्रोल करनी पड़ती हैं अंदर भी, क्योंकि उसे क्या पता भाई एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो के बाद ब्लास्टुला बना, उसे क्या पता कि आपके हाथ में 5 फिंगर होती हैं, उसे क्या पता कि आपकी चेस्ट यहां पर लगानी है, आपके पैर चेस्ट के नीचे लगाने हैं, उसे क्या पता चेस्ट कैविटी कहां है, एब्डोमेन कैविटी कहां है ना। तो ऐसी जो जानकारी है, वो जानकारी देने का जो कार्य करता है वो आपका डीएनए होता है, ठीक है। तो इसको हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन देने वाला। तो हमारी जो आंखें हैं, अब देखो हम किस पे, अब जो डीएनए है वो किसको कॉपी कर रहा है, पूरी ह्यूमन प्रजाति को, पूरी ह्यूमन स्पीसीज को, यानी एक ह्यूमन में, ठीक है, कहां नाक हो, कहां कान हो, ये सब डिसाइड कौन करता है, डीएनए कंट्रोल करता है उसको। अब बच्चों ऐसा नहीं है, देखो हमारा डीएनए है तो हमें ही कॉपी करेगा, ऐसा तो है नहीं कि भैंस के बच्चे का मुंह हमारे इस पे लगा देगा, है ना, तो ऐसा तो है नहीं। अब हमारा डीएनए है तो हमारी कॉपी करेगा, 5 हमारे हाथ रखेगा, ऐसा तो है नहीं कि आपका जो है किसी और का कर देगा, बकरे का लगा देगा, गीदड़ का लगा देगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। इसीलिए बच्चों जो गीदड़ होते हैं उनके बच्चे गीदड़ ही होते हैं, जो शेर होते हैं उनके बच्चे शेर ही होते हैं, और जो ह्यूमन होते हैं उनके बच्चे ह्यूमन ही होते हैं। यही कारण है कि मुर्गी कभी भी आपके कह सकते हैं खरगोश को जन्म नहीं देती, और खरगोश जो है वो कभी मुर्गे के बच्चे को जन्म नहीं देता। यानी इंसान जो है वो कभी भैंस के गाय के बच्चे को नहीं पैदा करता, और इसीलिए आपका जो है अब तक ये चीजें चल रही हैं कि इंसान को इंसान और जानवर के जानवर ही होगा, ठीक है। तो ऐसी सब चीजें कौन करता है, डीएनए। अब एक चीज समझो, आपका जो डीएनए है, ठीक है, आपका जो डीएनए है वो काफी मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चंस लेकर के आते हैं जब भी एग्जाम में आते हैं। कई बार तो पूछ लिया जाता है कि भाई इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है।
तो बच्चों डीएनए को डिफरेंशिएट किया मैंने, है ना, डीएनए को बांटा। अब डीएनए को बांटा तो डीएनए को दो भागों में बांटा गया, एक आपका न्यूक्लियोसाइड और एक आपका फॉस्फोरस यानी फॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस को दो भागों में बांटा गया, एक फॉस्फेट और एक आपका न्यूक्लियोसाइड। तो कई बार ये पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि डीएनए के अंदर कौन सा शुगर होता है। ठीक है, तो बच्चों डीएनए का जो शुगर होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो शुगर। ठीक है, कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबो शुगर। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों आपका जो न्यूक्लियोसाइड है वो दो भागों में बट गया, उसको चीर फाड़ कर दिया। अब दो भागों में बटने के बाद पहला हुआ नाइट्रोजन बेस तैयार और दूसरा हुआ शुगर। अब बहुत बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, बहुत बार, कई बार पूछा जाता है कौन सा तत्व प्रेजेंट है और वो लगा के आ जाते हैं नाइट्रोजन, है ना। तो बच्चों यहां नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन एक बेस है, क्षार है ना। बात समझ में आ रही है, एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो यहां नाइट्रोजन एक बेस है बच्चों, क्षार है, यहां पे वो एलिमेंट का काम नहीं है। अब एलिमेंट कौन है, फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस। अब कभी भी आप लोगों ने अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो तो वहां पर फॉस्फोरस भी आएगा और नाइट्रोजन भी आएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा वो फॉस्फोरस लगाएगा, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वो बच्चा क्या लगाएगा, नाइट्रोजन लगाएगा। मर्जी आपकी, कुछ भी लगा लो, सिलेक्शन आपने लेना है, हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद जो नाइट्रोजन बेस है आपका वो दो भागों में बटा हुआ है, एक है आपका प्यूरीन और एक है आपका पिरिमिडीन। ठीक है, एक है आपका प्यूरीन और एक है आपका पिरिमिडीन। अब इसको पढ़ने से पहले हम एक स्ट्रक्चर जान लेते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर कौन सी जाननी है हमने, डीएनए की। ठीक है, अब डीएनए की स्ट्रक्चर जानने से हमें क्या होगा कि हमें इसका पता हो जाएगा। देखो बच्चों, आपने इसको देखो, ये रस्सी से टाइप की दो संरचना है। पहली बात तो ये कि इसमें दो रस्सी होती है, यानी कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो कुंडलियां होती हैं। तो क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, द्विकुंडलीय संरचना होती है इन भाई साहब की, इनके बीच में। अब देखो ये जो आपकी रस्सी से दिख रही है, इनको हम क्या कहते हैं, आपके इनको कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, क्लियर। और जहां पे दोनों ही रस्सियां ज्वाइंट हो रही हैं इनको कहते हैं हम क्रोमेटिन। क्या कहते हैं जी, क्रोमेटिन कहते हैं। अब भाई आगे देखते हैं, अब ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड है ये इस तरीके से इसमें जुड़ा रहता है ना। ये डंडे डंडे आप देख लो करके आराम से। ठीक है, इन डंडों का आपका मैं आपको मायने बताऊंगा। ठीक है, अब होता क्या है कि आपका जो डीएनए है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल मतलब आपकी दो प्रकार की रस्सियां ऐसे करके जुड़ी हुई हैं, ऐसे करके जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ऐसे करके जुड़ी हुई हैं, क्लियर है। तो यहां पर इनको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और इसको कहते हैं क्रोमेटिन, और ये बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ये भी क्लियर आप समझ लो, ये बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड के माध्यम से ये जुड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर समझ लो कि जो हमारा नाइट्रोजन बेस है वो दो भागों में बटा हुआ है। अब बच्चों समझो, दो भागों में बटा, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। अब इन दोनों के अलग अलग पार्ट देखो, यहां पर ये आप डंडे डंडे देख रहे हो ना, ये डंडे जो हैं ये आखिर में डंडे नहीं हैं। यहां पर ये हमारा एडिनिन है यानी ए है, और यहां पर हमारा क्या है, थाइमीन है, और ये हमारा जी है और ये हमारा सी है। तो ATGC करके ये जुड़ा रहता है। अब बच्चों जो एडिनिन है और थाइमीन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आप समझ लो। यानी A इज इक्वल टू नहीं कहेंगे, A डबल बॉन्ड T इज इक्वल टू करके याद कर लो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो आपका ग्वानीन है, ये ग्वानीन आपके साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका ग्वानीन ट्रिपल बॉन्ड आपका साइटोसिन। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है बात। अब यहां पे समझो, अगर डीएनए बनेगा, अब डीएनए में एडेनिन थाइमीन के साथ और ग्वानीन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपका डीएनए तैयार। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यहां पर अब देखो, थोड़ा सा एक सिंपल सी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या चीजें हैं। देखो बच्चों, अगर आपसे कभी कोई पूछा जाए कि डीएनए किन तीन चीजों से मिलकर बना है, तो आप नाइट्रोजन, शुगर और फॉस्फेट कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा तत्व होता है, तो फॉस्फोरस कहेंगे आप। क्लियर है। अगर ये कहें कि कौन सी शुगर है, तो शुगर याद रखो और इसका पहला नाम यानी डाईऑक्सीराइबो। ठीक है, डाईऑक्सीराइबो और आगे लगा दो शुगर। ठीक है, डाईऑक्सीराइबो शुगर सॉरी। ठीक है बच्चों,
अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहां डीएनए का जो पूरा प्रोसेस है ये हमने समझ लिया। बाद में इसका ओवरव्यू भी आपको बताऊंगा और स्क्रीनशॉट करने के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आरएनए की बात करते हैं। देखो जैसा डीएनए वैसा ही आरएनए, लेकिन फर्क केवल इतना है कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है आपकी, यानी वहां पे डबल स्टैंडर्ड होता है आपका स्ट्रक्चर और यहां पे सिंगल। यानी एक छोटी सी चीज समझ सकते हैं आप, यहां पे शो हो रहा है क्या, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं। देखो ये इस तरीके से होती है आपकी स्ट्रक्चर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मैंने आपको दोनों थंबनेल में दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है। ये भी एक न्यूक्लिक अम्ल है क्योंकि एक केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है, क्लियर। उसके बाद में इसके अंदर जो शुगर होगा वो राइबो शुगर होगा, ठीक है, राइबोज शुगर, क्लियर है बच्चों। उसके बाद में सिंगल स्टैंडर्ड, मैंने आपको बताया कि इसमें एक ही रस्सी है तो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, क्लियर। उसके बाद में ये काम क्या करता है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड्स का समूह होता है। सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस बनाना होता है, निर्माण करना होता है, यानी प्रोटीन को बनाने में आरएनए का यूज होता है। अब एक चीज आप लोग अब सोचो, आपने सेल में पढ़ा होगा कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, लेकिन यहां काम आरएनए का हो रहा है। तो यहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका मैकेनिज्म है। अब बच्चों आरएनए आपका 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा आपका। कभी कभार आपको एमआरएनए पूछा जाएगा, कभी कभार आपको टीआरएनए पूछा जाएगा, कभी कभार आपको आपका आरआरएनए पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे कभी भी जब हम एमआरएनए लिखेंगे, टीआरएनए लिखेंगे या आरआरएनए लिखेंगे तो हमेशा एम और टी और आर शॉर्ट, यानी कि आपकी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, शॉर्ट लेटर लिखने हैं, ठीक है, छोटे वाले। अब बच्चों एक चीज समझो, आप यहां पे लेकर के आते हैं, आपको यहां पे लेकर के आते हैं, ठीक है। देखो भाई होता क्या है कि जब प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बनती है, यानी एमिनो अम्ल से बनती है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे, स्क्रीनशॉट पहले ले लेना आप वीडियो के पहले जा करके। एमिनो एसिड, ठीक है, अमीनो अम्ल कहते हैं इसको। तो भाई ये ना एमिनो एसिड जो होता है, यानी एक जो प्रोटीन होती है वो लगभग मान के चलो आपके 20 से 22, यानी 20 कह सकते हैं कि 20 एमिनो एसिड्स का एक समूह प्रोटीन बनाता है, ठीक है। 20 एमिनो एसिड्स का एक समूह प्रोटीन बनाता है, क्लियर है बात। यानी कह सकते हैं कि जब हमारी क्लास होती है ना, तो अगर क्लास में 20 बच्चे हों तो वो 20 बच्चे एक क्लास को फॉर्म करते हैं, यानी 20 एमिनो एसिड हमारे एक प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, क्लियर है। तो बच्चों होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ये सारे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते, है ना। अब कुछ कह सकते हैं कि कुछ जरूरी एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, कुछ जरूरी नहीं है ना। तो बच्चों हमारे पास कुछ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कुछ हम बाहर से लेते हैं। बाहर से मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं, जैसे हम लोग दाल वगैरह नहीं खाते, कहते प्रोटीन होता है इसके अंदर, और अंदर जाके वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये भी समझो आप। तो हमारे पास कुछ 20 एमिनो एसिड्स का समूह हमें बनाना, तब हमारी प्रोटीन बनेगी। लेकिन इन 20 में से 10 हमारे पास हैं, 10 हमको कहां से लेने हैं, बाहर से लेने हैं। तो जब हम बाहर से लेंगे तो बच्चों ऐसा तो नहीं है कि बाहर से जो प्रोटीन आ रहे हैं उनमें ये ऐसे नहीं होंगे 10, क्योंकि 10 हमारे पास हैं और 10 हमें लेने हैं। अब मान लो हमने खाना खाया, अब उसमें जो प्रोटीन आ रहा है उनमें जो अमीनो एसिड्स आ रहे हैं चल करके, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे ऐसे हैं कि हमें उनकी जरूरत है, ठीक है। उनमें से कुछ की हमें जरूरत होती है। अब जब कुछ की जरूरत हमें होती है तो उन कुछ को पहचानने के लिए आपकी आंखें चील की होनी चाहिए, ठीक है। अब आपकी किसकी, मैं आपकी कौन बोल रहा हूं कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट होनी चाहिए जो उन सब चीज को आसानी से चुग ले, है ना, मतलब उठा ले, कह सकते हैं। तो ये सर्च करने का काम किसका होता है ना, ये सर्च करने के लिए किसी को काम दिया गया। तो यहां पर आरएनए जो है, आरएनए ने अपने 3 बेटे पैदा किए, ठीक है, 3 बेटे पैदा किए। एक का नाम रखा एम, एक का रखा टी और एक का रखा आर, ठीक है। यानी एमटीआर आरएनए के 3 बच्चे हैं, क्लियर है। ये बातें केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब बच्चों आरएनए के 3 बच्चे, अब तीनों जो हैं बहुत तेज हैं, ठीक है, तीनों बहुत तेज हैं।
तीनों में से M ज्यादा तेज है, ठीक है, T को घूमने का बहुत शौक है, ठीक है, और R जो है नई नई इन्वेंशन करने में एक्सपर्ट है। क्लियर है? यानी आपके आरएनए के 3 बच्चे हैं और पहला बहुत तेज है, ठीक है, आपके जैसा, दूसरा घूमने में बहुत शौकीन है, घूमने का बहुत शौकीन है, और तीसरा नई नई चीज बनाने का उसको बहुत शौक है, ठीक है। तो MTR 3 बच्चे हैं आरएनए के। तो बच्चों होता क्या है, जैसे जैसे प्रोटीन आई, अब जो तेज बच्चा है वो क्या करेगा, क्वालिटी वाली चीजों को उठाएगा। अब हमारे पास 10 तो ऑलरेडी अमीनो एसिड्स हैं, 10 हमें और चाहिए, है ना। अब जो हम लोगों के पास प्रोटीन्स आ रही हैं, उन प्रोटीन्स में से जो 10 यूजफुल एमिनो एसिड्स हैं उनको mRNA उनकी पहचान करेगा। ऐसे ऐसे देखेगा, मतलब जैसे होता नहीं है कि उड़ते बाज को नीचे पड़े हुए अनाज का टुकड़ा दाना दिख जाता है, ऐसे करके वो देखता है कि टुकुर टुकुर मैं देखता हूं, ठीक है, और मतलब बहुत ध्यान से, मतलब नजर गड़ाए रखता है। अब तेज बहुत है ये, क्योंकि इसका काम ही तेजी का है ना। अब तेज बहुत है, तो तेज कैसे होते हैं, अपना काम दूसरों से कराते हैं। तो इसने क्या कर लिया, ये mRNA ने पहचान करी कि कौन सा एमिनो एसिड मेरे काम का है, कौन सा एमिनो एसिड मुझे अपने पापा को देना है, ठीक है। तो यहां पे पहचान दी, और सबसे बड़ी क्या है, आवाज लगाई, ARNA इधर आ बेटा, ठीक है। सॉरी, आरएनए को नहीं बोला, इसने कहा कि भाई जल्दी आ भाग के, ये tRNA को आवाज लगाई इनने कि टी जरा इधर आ भाग के। अब वो टी जरा आया तो उसने क्या करा, इसने कहा ये पकड़ एमिनो एसिड 10 के 10 और इनको लेके जा। तो यहां पर tRNA जो है आपका, वो यातायात अथवा ऑटो टैक्सी का काम करेगा इन एमिनो एसिड्स को ले जाने के लिए। तो पहला क्या काम कर रहा है, पहचान करने का, बहुत तेज है ये, शार्प है, ठीक है। सूचना दे रहा है किसको, tRNA को, ठीक है। इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या किया, टी को बुलाया कि भाई जल्दी से और एमिनो एसिड ले जा, ठीक है। अब एमिनो एसिड ले गया tRNA, और tRNA ने क्या किया, tRNA क्या काम कर रहा है, ऑटो टैक्सी का काम कर रहा है इन एमिनो एसिड्स के लिए ले जाने के लिए। अब बच्चों जब tRNA यहां से गया तो वो कहां गया, RNA के पास। अब R वाला जो था वो काफी इंटरेस्टेड है नई नई चीजें बनाने के लिए, तो यहां पर होता है निर्माण कार्य। जो एमिनो एसिड्स है वो आपके वहां पर पहुंच गए, इसने पहचान करी, इसने वहां तक पहुंचाया और इसने उसका निर्माण कर दिया, ठीक है। यही था आपका आरएनए। अब इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम आरएनए से डीएनए वापस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं? जी हां, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम प्रोटीन से आरएनए बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बना सकते। क्लियर है? पहली बात तो बच्चों आप लोग ये देखिए कि मैंने आपको ए बॉन्ड टी और जी बॉन्ड सी बताया था। तो जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो यहां इस थाइमिन की जगह हमें क्या करना है, ये बॉन्ड यूरेसिल के साथ बनाना है, आरएनए तैयार हो जाएगा। इस बात को आप नहीं समझे। मैंने आपको कहा कि यहां पर प्यूरिन में और पिरिमिडीन में एडेनिन के साथ थाइमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन बना हुआ था, यानी एडेनिन के साथ आपका थाइमिन और ग्वानिन के साथ आपका साइटोसिन। तो यहां पर थाइमिन को भगाओ, यूरेसिल लाओ, ठीक है ना, थाइमिन को भगाओ, यूरेसिल लाओ और आरएनए बनाओ, ठीक है। डीएनए में क्या था, बॉन्ड ए के साथ टी का था, जी के साथ सी का था। यहां पर ए का यू के साथ बॉन्ड होगा और जी का सी के साथ बॉन्ड होगा। ये बातें क्लियर? अब बच्चों एक थोड़ा छोटा सा मैकेनिज्म समझते हैं। क्या हम डीएनए को आरएनए बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल। तो पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, पहले होता है, देखो ध्यान से सुनना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जब डीएनए को आरएनए बनाते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डीएनए की कॉपी करनी पड़ेगी, डीएनए की फोटोस्टेट करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, डीएनए की कॉपी होगी। डीएनए की जब कॉपी होगी तो डीएनए की कॉपी को क्या कहते हैं हम, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है जी। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब अपना जैसा क्लोन बनाना, ठीक है, यानी अपने जैसी संरचना को तैयार करना। तो पहले डीएनए बना, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए की एक कॉपी बनाने को। उसके बाद डीएनए से आरएनए बना, डीएनए से आरएनए वाली प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर है बात? यानी डीएनए से आरएनए जब बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, आपका ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आरएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है बच्चों?
अब उसके बाद जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको कहेंगे हम ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, अब एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेता हूं। आज तो थक गए भाई, ओवरव्यू ले लेंगे। चलो पहले आप ये बताओ मजा आया कि नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। पहली बात ओवरव्यू ले लेंगे। पहली बात बच्चों, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जेम्स डी वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और विल्किंस ने 1962 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इन्होंने इसको बताया, इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया, मॉडल दिया, इसको पहचान दी। ठीक है, दूसरी चीज मीशर ने 1869 में इसको पहचाना था। क्लियर। 1881 में कोशल ने इसको 5 भागों में बांटा, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। 1910 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये पाया जाता है। 46 जोड़े गुणसूत्र हमारे अंदर होते हैं और इसका काम आपका इंफॉर्मेशन देने का है। क्लियर। डीएनए को 2 भागों में तोड़ा गया, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड 2 भागों में बट गया, नाइट्रोजन बेस, शुगर। अगर कभी पूछा जाए कौन सा तत्व होता है तो फॉस्फेट लगाएंगे, फॉस्फोरस लगाएंगे। ठीक है, शुगर कौन सा होता है? डाईऑक्सीराइबो शुगर होता है। नाइट्रोजन बेस को 2 भागों में तोड़ा गया, जिसको प्यूरिन और पिरिमिडीन कहते हैं। एडिनिन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा? आपका थाइमिन के साथ बनेगा। ठीक है, थाइमिन के साथ बनेगा। और ग्वानिन का बनेगा आपका साइटोसिन के साथ बनेगा। एक में डबल, एक में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। आरएनए के 3 बेटे हैं, एक एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। एक सूचना का काम करता है तथा पहचानने का काम करता है। एक यातायात यानी उसको ट्रांसफर करने का काम करता है, ट्रांसफर डीएनए। और एक आरएनए होता है आपका निर्माण कार्य जो करता है, यानी आपकी प्रोटीन को जो बनाता है। क्लियर। डीएनए से डीएनए बनाना हमारा रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन होता है, और डीएनए वापस आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। साथ ही साथ आरएनए से प्रोटीन भी बना सकते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता, यहां पर आके मामला ढिस पिस पिस हो जाता है। क्लियर है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है, आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे, जैसे आप लोग पिछले लेक्चर्स को करते हुए आए हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें, ताकि हम लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हो पाएं और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी बॉन्डिंग बन पाए, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाए। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही बस। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है पहले ही। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टाटा एंड बाय बाय।